Yes, good afternoon to all of you. Today we are discussing about the ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, वो कहाँ होती है, वो कैसे होती है और कैसे कैसे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में वेरी करती है, डिफरेंस करती है, वो हम पढ़ने वाले हैं. ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी पजल करने वाला टॉपिक है ये. तो आज हम इनको वन बाय वन जो स्टेप को उनको अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे. ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? सबसे पहला टॉपिक यही है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इसको. ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मीन्स द सेंटर transfer the information from DNA to RNA is known as transcription, and then RNA to protein is known as translation. Means this portion is known as transcription. This portion is known as translation, and the complete process from the DNA to protein is known as central dogma. Central dogma of biology by Crick. ये साइंटिस्ट थे. अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल डोगमा. सेंट्रल डोगमा इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू द आरएनए टू द प्रोटीन. मींस द ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए टू द प्रोटीन थ्रू द आरएनए इज नोन एज सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी. अब यहाँ पर जो हमारा डीएनए है, जब वो एमआरएनए में डिकोड हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और जो एमआरएनए जो बना हमारा, उस एमआरएनए का प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाना, उस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन. और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. क्लियर हुई बात? ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन. दूसरी बात, जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, इट फाउंड इन बोथ. ये हमेशा दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में प्लस यूकैरियोट्स में. जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन है ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे को देखने को मिलता है. बट जो प्रोकैरियोट्स है उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. अगर मैं बात करूं साइट, मींस साइट हमारे पास दो होती हैं. अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस साइट, और दूसरी मैं बात करता हूं साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म. यानी कि न्यूक्लियस किसमें होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ये होता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोट्स में. और किसमें नहीं होता? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में. अब मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं आपको कि जो साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस भी है और वो साइटोप्लाज्म भी है. अगर हम यूकैरियोटिक्स की बात करते हैं तो उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होगी. लेकिन जो आपके प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ट्रांसक्रिप्शन हमारी साइटोप्लाज्म में होगी. तो दोनों जगह होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? यानी कि जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर एक यूनिट काम आती है. यूनिट का मतलब होता है डीएनए का वो पर्टिकुलर पोर्शन जिससे एमआरएनए बनाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. यानी कि द पोर्शन ऑफ डीएनए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. और इसके तीन पार्ट होते हैं. वन इज प्रमोटर, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेटर. तो यहां पर अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट
जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, सेगमेंट ऑफ डीएनए अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए का वो पोर्शन जहां से एमआरएनए बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है इसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं। इसके अंदर कितने पोर्शन होते हैं? 3 पोर्शन होते हैं। अगर मैं इसको यहां पे बना दूं, चलिए यहीं पे बना देते हैं, कोई बात नहीं। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है हमारी, जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, इसके अंदर 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है इनिशिएशन, प्रमोटर कह लो, इनिशिएशन नहीं, प्रोमोटर, जहां पर इनिशिएशन होता है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा होता है टर्मिनेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर साइट। प्रमोटर साइट कह सकते हैं हम, या फिर टर्मिनेटर साइट कह सकते हैं। तो ये जो है एक्चुअली में ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, यानी कि डीएनए का वो पोर्शन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके 3 पोर्शन होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। वन इज प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। तो ये हमारी यहां तक जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी बेसिक सी प्रोसेस हमने समझी है। अब जो हमारी प्रमोटर है या फिर ये इनिशिएशन जहां होती है या स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है? तो ये पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ पे बना के दिखाना चाहता हूँ, उससे पता लग जाएगा। और अब यहां पर और देख लेते हैं हम, एक और लिख लेना इसमें पॉइंट पहला, इसमें लिखो, या वो तुम पहले इसको सीख लो, ये लो, ये जो मैं बना रहा हूं एक्चुअली में, ये जो दोनों लाइन है ना, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड है। मींस एक डीएनए का स्ट्रैंड ये, दूसरे डीएनए का स्ट्रैंड ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए के। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं। तो इसको तुम लिखो 5 एंड प्राइम, इसको तुम लिखो 3 प्राइम एंड, ये कह सकते हो ये 3 है, ये 5 है। अगर ऊपर वाला इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो इसका ये 5 है तो वो 3 हो जाएगा, ये 3 है तो वो 5 हो जाएगा। क्लियर हुई? ये एंड है डीएनए के, यानी कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और एंटी पैरेलल होता है। तो ये अगर 3 to 5 जाएगा तो ये 5 to 3 जाएगा, ये कह लो। या फिर ये अगर 3 to 5 ऐसे जाएगा तो ये 3 to 5 ऐसे जाएगा। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसीलिए। तो ये एक डीएनए का स्ट्रैंड और ये उसी डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। क्लियर हुई बात? अब देखो, जो 5 to 3 होता है ना, जिसकी पोलैरिटी कैसी होती है? 5 to 3 होती है, इसका नाम होता है हमारा कोडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम होता है इसका? कोडिंग स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 होती है। और जो ये इसका अब कॉम्प्लीमेंट्री बच गया, इसको तुम बोलते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हो इसको तुम? टेम्पलेट। ये इसको तुम कह लो टेम्पलेट। ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है ये वाला, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो ये वाला है ये कोडिंग स्ट्रैंड है। क्लियर हो गया? अब दूसरा, अब जो ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना, इसके 2 पोर्शन होते हैं, एक राइट वाला पोर्शन और एक लेफ्ट वाला पोर्शन। तो जो राइट वाला पोर्शन है इसका, ये वाला, यानी कि जैसे इसको तुम क्या लिखोगे? डाउन स्ट्रीम। इस वाले पोर्शन को तुम लिखोगे डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है हमारे राइट की साइड। अगर कोई नदी बह रही है, सपोज करो ये कोई नदी है, रिवर है, इसका पानी अगर इस साइड जा रहा है ना, तो ये डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ साथ वो होता है डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो 3 एंड होता है वो डाउन स्ट्रीम की साइड होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको हम? अपस्ट्रीम। और जितना भी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कोई रेफरेंस दिया जाएगा, वो सारे के सारे रेफरेंस जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, अगर वो कुछ नहीं कहता। तो ये जैसे कोडिंग स्ट्रैंड, अगर आपसे कोई पूछे कि कोडिंग स्ट्रैंड के डाउन स्ट्रीम की साइड कौन सा एंड होता है, तो हम बोलेंगे 3 एंड।
अपस्ट्रीम की साइड हम बोलेंगे 5 एंड डीएन जो कोडिंग स्टैंड है उसका जो पोलैरिटी है वो क्या होती है 5 to 3 एंड। क्लियर हो गया। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है उसका उल्टा हो जाएगा। डन। उसके बाद क्या होता है इसके अंदर, जैसे हमने ये देखा ये तीन, ये पूरी की पूरी जो बन गई ना, ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इसके अंदर तीन पोर्शन होंगे, एक प्रोमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। अब प्रमोटर का मतलब होता है जो स्टार्ट करता है, जहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, शुरुआत होती है वो। तो यहां पर जो ये वाला पोर्शन हो गया ना, ये वाला पोर्शन, ये ठीक है, यहां पे हम मांग रहे हैं ये पोर्शन कहीं भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हो प्रमोटर। क्या बोलते हैं आप इसको? प्रोमोटर। और प्रमोटर टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? लास्ट वाला पार्ट। तो ये इसका लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, जहां पे हमारी जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की वो क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसको आप बोलते हो टर्मिनेटर। टर्मिनेटर या टर्मिनेशन, टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेशन साइट कह सकते हैं इसको। टर्मिनेशन कहोगे तो और भी सही है। एंड टर्मिनेशन। क्लियर हुई? ये प्रमोटर साइट, वो टर्मिनेशन साइट, ठीक है। यहां से कोई चीज स्टार्ट हुई, यहां पे खत्म हो गई, तो बीच वाला पोर्शन रह गया ना, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। अब ये वाला है प्रमोटर, यहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, प्रमोटर से क्या होती है? स्टार्ट। और स्टार्ट क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। और टर्मिनेशन क्या होता है? जहां पे हमारी ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाए? एंड हो जाए। और जो बीच वाला क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, यानी कि ऐसा जीन जिसकी कोडिंग होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाएगा, जिसके डीएनए के पार्ट का एमआरएनए बनेगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर हो गए पॉइंट? अब ये हो गया आपका प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन, ये टर्मिनेटर, ये अपस्ट्रीम, ये कोडिंग स्टैंड, ये डाउनस्ट्रीम। और कोडिंग स्टैंड के अपोजिट में स्ट्रक्चरल जीन हो गया। यानी कि जो हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको बोलूं कि हम अब बात करें प्रमोटर साइट की, तो इसका मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं टर्मिनेशन साइट, तो इसका मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट की, यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरल जीन की, तो ये बीच वाले की बात कर रहा हूँ, जिस डीएनए के पोर्शन को डिकोड किया जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखो क्या होता है, अब हमारे पास इसमें होता है, अब एक बात बताओ, ये कौन सी प्रोसेस है? ये वाली प्रोसेस देखो, यहां हमने क्या बनाया? डीएनए से आरएनए बनाया। तो यहां पे एक एंजाइम यूज होता है, कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो मूव करता है या पॉलीमराइज करता है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? 5 एंड 2, 3 एंड ऑलवेज, ठीक है। जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, जिसको हम यूज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसकी जो डायरेक्शन है वो 5 से लेके 3 होती है, कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो चलता है। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा, इसका मतलब ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सर्च करेगा पहले। अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेगा, देखो यहां से चलना स्टार्ट हो जाए 5 से उस साइड, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। अगर ये 3 है, यहां से स्टार्ट हो जाए, तो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, वो तो 5 ही बनेगा। तो इसका मतलब जो आपका टेम्पलेट स्टैंड है ना, ये हमेशा एज ए पेरेंटल स्टैंड काम करता है यहाँ, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो आपका डीएनए का स्टैंड है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला कोडिंग नहीं, टेम्पलेट वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये वाला जो है ना, ये पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसकी पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड की पोलैरिटी क्या होती है? 3 to 5। क्लियर हुई बात? क्योंकि अगर कोडिंग की 5 to 3 होती है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद क्या होता है, अब ये टेम्पलेट स्टैंड ये समझ गए तुम। अब जो हमारा इनिशिएशन है वो हम पढ़ेंगे यहां से। इनिशिएशन, अब इनिशिएशन कैसे होगा, इसके लिए मैं इस वाले को यहां से इसको इरेज करके यहां पे लिख दूं डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अब इनिशिएशन के लिए हम यहां पे एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। अब देखो यहां पर क्या होता है, अब ये अलग अलग डायग्राम हो, ये वाला, ठीक है, ए, ये वाला,
ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये लो, ये मैंने बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये हो गया। अगर ये हमारा 3 एंड है तो ये हो जाएगा हमारा 5 एंड, और अगर ये हमारा 5 एंड है तो ये हो जाएगा हमारा 3 एंड। क्लियर हो गया। इसके बीच में आपको पता है ये डीएनए है तो ये डबल हेलिक्स होगा, और इसके बीच में जो है ये हमारे नाइट्रोजनस बेस होंगे। अगर मैं बनाता हूं तो भी ठीक है, अगर मैं नहीं बनाता हूं तो भी आपको कम से कम पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, अब ये आपको पता 3 से 5 क्या है, टेम्पलेट। टेम्पलेट कौन सा टेम्पलेट, 3 एंड टू 5 एंड, या 3 प्राइम टू 5। अरे 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, उसी के रिस्पेक्ट में तो नया कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा जो हमारा 5 से 3 होगा, जहां पे काम करेगा। तो इसका मतलब इसको डिकोड किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं इनिशिएशन की। यहां पे लिख रहा हूं मैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन, इनिशिएशन कहां होता है, प्रोमोटर साइट पर। कहां होता है, प्रोमोटर साइट पर। क्यों होता है, क्योंकि प्रोमोटर साइट के ऊपर हम बात करें यूकैरियोटिक की, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक में जो हमारा प्रोमोटर साइट होती है, अगर मैं यहां पे लिख भी दूं प्रोमोटर साइट, मान लो ये प्रोमोटर साइट है, यहां पर ये कौन सी साइट है, प्रोमोटर। जो प्रोमोटर साइट है, इस प्रोमोटर साइट के ऊपर क्या होता है, टाटा बॉक्स होता है। क्या होता है, टाटा बॉक्स होता है, TATA, एक टाटा बॉक्स होता है। ये स्ट्रक्चरल जीन से 20 नाइट्रोजनस बेस इस साइड होता है, ठीक है। अब ये टाटा बॉक्स प्रोमोटर साइट पे किसके साथ, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है। क्या होता है, ये प्रमोटर साइट के ऊपर, टाटा बॉक्स वाली जगह के ऊपर जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, एक सिग्मा फैक्टर होता है उसके साथ। ये सिग्मा फैक्टर है, और सिग्मा फैक्टर को हम इनिशिएशन फैक्टर भी कह देते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करवाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, अब इसको बना रहा हूं मैं यहां पर। अब हमारी इनिशिएशन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। ये लो, ये लो, ये लो। अब यहां पे क्या हुआ, इस वाले पोर्शन पर, ठीक है, ये मैं यहीं पे बना रहा हूं इसको। इस वाले पोर्शन पर, ये वाला पोर्शन था, इसके ऊपर क्या रहा, ये 3 एंड है और ये 5 एंड, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इसका बनेगा। तो यहां पर मैं बना रहा हूं इसको अंदर से इरेज करके, तो इसमें ये आएगा तेरा सिग्मा फैक्टर। और ये जो सिग्मा फैक्टर है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको आरएनए जो पॉलीमरेज है, ये सिग्मा फैक्टर बनाता है, जिसकी वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहां पे क्या करेगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, उनको ब्रेक करेगा। या फिर ये बात यही लिख लेते हैं हम, ये जो आपका ये है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को करेगा ब्रेक। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से हमारा डीएनए ओपन हो जाएगा, ये दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। अब जब ये अलग हो जाएंगे दोनों स्टैंड, अब ये क्या करेगा, ये आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कि ये जो पॉलीमरेज है ना, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। जब ये पॉलीमरेज मूव करना स्टार्ट करेगा, सिग्मा फैक्टर का काम था इनिशिएट करना। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये धीरे 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 करके आगे पहुंच जाएगा। तो जैसे ये आगे पहुंचता है, कहीं भी पहुंचता है, ये हमारा जो एमआरएनए है, ये इस तरीके से एमआरएनए हमारा बना देगा, ठीक है। तो मैं इसको अब यहां मान रहा हूं, ये यहां से हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। समझ गए होगे तुम यहां पर। तो यहां से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो यहां से इसको स्टार्ट करके अलग हो गया। ये मेरा सिग्मा फैक्टर था, जो यहां से भी निकाल लो बेशक, ये मेरा जो सिग्मा फैक्टर था, ये अलग हो गया, ठीक है। इनिशिएशन हो गई। इनिशिएशन के बाद आती है इलोंगेशन। इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब क्या होता है, इलोंगेशन का मतलब होता है जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि व्हाट इज इलोंगेशन, इलोंगेशन इज द प्रोसेस बिटवीन द प्रमोटर एंड द टर्मिनेशन।
इसके बीच का जो भी प्रोसेस है वो सारा हमारा क्या होता है, इलोंगेशन होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, अब यहाँ पे क्या होते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं जो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्री होते हैं, यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये लो पी, ये लो, ठीक है ना, आरएनटीपीज होते हैं। ये आरएनटीपी जो होते हैं ना, ये ड्यूल फंक्शन करते हैं। ड्यूल फंक्शन का मतलब क्या होता है, जब ये जो हमारे आरएनटीपीज होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्री होते हैं, इनके पास 3 फॉस्फेट होती हैं। पहली 2 फॉस्फेट जो होती है हमारी, वो करती है यहाँ पे बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं, कि एज ए एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। और दूसरी जो, जैसे इसके पास राइबोज है, मान लो इसके पास वो है एडेनिन है, यूरेसिल है इसके पास, या फिर यहाँ पर ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, उसको हम यूज करते हैं एज ए सबस्ट्रेट। यानी कि यहाँ पर एमआरएनए की जो चेन है वो बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो आरएनटीपीज होती है ना, जो फ्री होती हैं, इनको राइबो, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये आरएनटीपीज को जोड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को तो तोड़ता है, लेकिन जो आरएनटीपीज जो है ना, इनको ये जोड़ता चला जाता है। जैसे जैसे ये जोड़ के आगे बढ़ता रहता है तो हमारी एमआरएनए की चेन बनती रहती है। और इसके 2 फंक्शन है, क्योंकि ये तो एक तो ये एडेनिन, यूरेसिल, ग्वाइनिन, साइटोसिन की जगह पर ये बन जाता है, सबस्ट्रेट बन जाता है। उसकी जगह मान लो यहाँ पे अगर ए है, मान लो यहाँ पे ए है, तो आरएनटीपीज में आपको यूरेसिल मिल जाएगा, तो ये यूरेसिल यहाँ जुड़ जाएगा। जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो 2 फॉस्फेट एक्स्ट्रा होते हैं, वो एनर्जी भी देते हैं। ये ड्यूल फंक्शन होते हैं। क्लियर हुई बात। अब ये अगर 3 का स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ था, तो इसका जो आपका वो होगा, एंड होगा, वो कैसा होगा, ये 5 एंड होगा। अब इस 5 एंड के ऊपर जो है आपका 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट लग जाता है, ये लग जाता है यहां पर 5 एंड के ऊपर, और इसको हम बोलते हैं कैपिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, कैपिंग। कैपिंग का मतलब होता है जो एमआरएनए है हमारा, एमआरएनए तो मत कहो, इसको आरएनए कह लो। अभी जो आरएनए है, इस आरएनए के 5 एंड के ऊपर हमने मिथाइल 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगा दिया, उसकी कैप लगा दी ताकि वो अनफोल्ड ना हो, ठीक है ना, इसलिए। तो ये हमारी कैपिंग हो गई। क्लियर हुई बात। अब क्या होता है, यहां पर जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, जो टर्मिनेशन साइट थी, इस टर्मिनेशन साइट को वैसे तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो पहचान लेता है, उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, लेकिन कई बार वो उसको रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाता है। तो हमारे पास एक दूसरा एक्स्ट्रा फैक्टर होता है जिसका नाम होता है रहो फैक्टर, RH-O। ये रहो फैक्टर होता है। इस रहो फैक्टर को आप टर्मिनेशन फैक्टर भी बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस को टर्मिनेट करवा देगा। तो जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पहुंचा, तो इसके ऊपर ये रहो फैक्टर लगा, तो हमारी जो ये चेन है यहाँ से क्या हो गई, डिलीट हो गई। या डिलीट तो नहीं कहोगे आप, यहाँ से रिलीज हो गई। ये लो, ये रिलीज हो गई हमारी, ये रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद ये वाला कौन सा एंड आया इसका, ये 3 एंड आया, और इस 3 एंड के ऊपर क्या हो जाएगा, इस 3 एंड के ऊपर एक टेल लग जाएगी, इसको तुम बोलते हो पोली ए टेल, यानी कि पॉली एडिनाइलेशन भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि यहां पर 200 से लेके 300 तक हमारे पास क्या होते हैं, ए लगे होते हैं, और ये होते हैं 3 एंड के ऊपर। तो ये अगर कैपिंग है तो ये हमारी टेलिंग हो गई, यानी कि हमने टेल की तरफ से भी इसको पैक कर दिया और हेड की तरफ से भी पैक कर दिया, ताकि ये डिग्रेड ना हो। यानी कि जब ये न्यूक्लियस से रिलीज होके साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो ये आगे और पीछे दोनों साइड से डिग्रेड ना हो, क्योंकि वहां पर भी आपके आरएनएज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो इसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको प्रोटेक्ट किया है। क्लियर हुई इतनी बात। दूसरा, जब ये आपका एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए, जब ये बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो इसको नीड पड़ेगी राइबोसोम की। यानी कि ये राइबोसोम को पहचानेगा कैसे, तो राइबोसोम का जो स्मॉल यूनिट होती है, उस स्मॉल यूनिट को पहचानने में भी ये क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है, रिकॉग्नाइज करती है। क्लियर हुई बात। अब क्या होता है, जो हमारा ये वो है डीएनए वाला पोर्शन है, इस डीएनए वाले पोर्शन के अंदर कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं, कुछ सेगमेंट होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं जो फंक्शनल हो सकती है, और कुछ ऐसी होती है जो फंक्शनल नहीं होती। इसीलिए इसके ऊपर सपोज करो ये कोई फंक्शन नहीं करता, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट कोई फंक्शन नहीं करता, ये वाला, या फिर ये वाला पार्ट कोई फंक्शन नहीं करता। तो ये भी फंक्शनलेस है, ये भी फंक्शनलेस, ये भी फंक्शनलेस। तो इसके अंदर क्या हो गया, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ये ऐसा होता है। या इसका मतलब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों टाइप के जीन होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिट जीन। एनसीईआरटी में जब हम पढ़ेंगे स्प्लिट जीन क्या होता है, यानी कि हमारे डीएनए का कह लो, या फिर पर्टिकुलर ऐसा डीएनए का ऐसा पोर्शन जिसके अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों ही टाइप के पार्ट होते हैं, या दोनों टाइप के जीन होते हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। तो इसीलिए उसका बोला जाता है स्प्लिट जीन, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल जीन है उसके बीच में नॉन फंक्शनल जीन भी है, तो इसीलिए उसका बोला जाता है स्प्लिट, यानी कि वो अलग अलग बिखरा हुआ है, कभी फंक्शनल आ गया, कभी नॉन फंक्शनल आ गया। तो ये हमारा स्प्लिट जीन हो गया। क्लियर हुई बात। अब ये जो, जैसे ये नॉन फंक्शनल था एमआरएनए, तो इसका भी बनेगा, बन गया हमारा एमआरएनए। तो इस एमआरएनए के अंदर भी कुछ ऐसा पोर्शन आ जाएगा डीएनए का, जो ट्रांसक्रिप्ट होके जो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, ये कह सकते हैं फिलहाल के लिए। इसको कहा जाता है इंट्रॉन। ये भी इंट्रॉन 1 और ये इंट्रॉन 2 और ये इंट्रॉन 3। इंट्रॉन मींस ये वो पोर्शन है जो हमारे नॉन फंक्शनल जीन का पार्ट है, और जो बीच वाला बन गया, बच गया, आप इसको बोलोगे एक्सोन। ये हमारा एक्सोन है, यानी कि एक्सोन हमारा वो पोर्शन होता है जो आगे जाके ट्रांसलेशन में काम आएगा और वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाएगा। इंट्रॉन जो है वो हमारे किसी काम का फिलहाल नहीं है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। क्लियर हुई बात। अब यहां पे एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग। एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, मींस रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। ये जो हमारा पोर्शन है, ये वाला, ये जो हमारा पोर्शन था, जैसे ये 3 इंट्रॉन बनाए थे मैंने, तो ये इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से क्या हो जाएंगे, गोल पार्ट बन जाएगा। यानी कि ये टेलिंग लिख रहा हूं मैं जस्ट, बस ये टेलिंग है 3 एंड के ऊपर, और ये मैं जस्ट कैपिंग लिख रहा हूं यहां पर 7 मिथाइलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 एंड के ऊपर। अब ये जो है ना, ये वाला जो तुम देख रहे हो, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स होती है। जैसे हमारे पास होती है स्नूप्स प्रोटीन होती है, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो यहां पे तुम कह सकते हो इसको स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स, SN, जैसे स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ये होती है, ये होती है। ये क्या करती हैं, ये इस इंट्रॉन को, जैसे ये इंट्रॉन हो गया ना, अब ये जो स्मॉल जो हमारी होती है स्मॉल न्यूक्लियस राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है ना, ये क्या करती हैं, ये इस इंट्रॉन के, जैसे ये बहुत सारी यूनिट होती हैं इसकी, ठीक है ना, एक नहीं होती, कई बार तो इनका कम्प्लेक्स बनता है प्रॉपर। अब ये इस इंट्रॉन के ऊपर बाइंड होती है, उस इंट्रॉन को दोनों पार्ट से क्या करती है, वो पकड़ती है दोनों पार्ट से, और फिर इसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और जो दोनों एक्सोन हो गए ना, जैसे यहाँ भी एक्सोन आ गया इस हाथ से पीछे, ये भी, और यहाँ भी, और उस एक्सोन को ऐसे चिपका देती है, तो ऐसे राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको तुम बोलते हो स्प्लाइसिंग। क्लियर हो गया, ये होती है स्प्लाइसिंग। ये कम्प्लेक्स बन गया पहले, तो स्प्लाइसिंग तो पूरी प्रोसेस है, तो ये हो गया हमारा स्प्लाइसिंग कम्प्लेक्स। अब ये जो स्प्लाइसिंग कम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाए, क्योंकि हमने स्प्लाइसिंग कर दी। तो यहां पर जो मैच्योर, अब जो मैच्योर हमारा वो बनेगा, आरएनए बनेगा, इसके अंदर ये हमारा हो गया पोर्शन टेलिंग, ये फिर हमारा हो गया कैपिंग, कैपिंग, और इसके अंदर ये ऑल एक्सोन है, ये ऑल एक्सोन। अगर इसमें सारे एक्सोन आ गए तो अब इसको बोलेंगे mRNA। क्लियर हुआ। तो ये यहां पे हमारा क्या हो गया, कैपिंग हो गई, और यहां पे हमारा क्या हो गया, टेलिंग हो गया। कैपिंग किसकी है, ये कैपिंग है। टेलिंग की बात करें हम, तो ये वाली टेलिंग है। क्लियर हुआ। तो ये स्प्लाइसिंग यहाँ पे होने के बाद जो हमारा इंट्रॉन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, फिर हमारे पास सारा क्या हो जाएगा, एमआरएनए बच जाएगा, यानी कि एक्सोन बच जाएगा, और यही एक्सोन आगे जाके काम करेगा, ट्रांसलेशन में यही जाएगा। अब जो ये मैच्योर आरएनए है, ये आगे जाके कहाँ जाएगा, ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन में जाएगा, जो कहाँ होती है,
प्लाज्म में होती है। अब साइटोप्लाज्म में राइबोसोम घूम रहे होते हैं तो वो इसको डिटेक्ट करेंगे। ये था एक और उसमें वो आता है एनसीईआरटी में HNRNA, हेट्रो न्यूक्लियर वाला आता है हमारे पास आरएनए। अब वो क्या होता है देखो, यहाँ पे क्या है देखो, इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन, ये वाला इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोन भी है, इसको बोलते हैं HNRNA। क्या बोलते हैं इसको? HNRNA, क्योंकि ये होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस। अगर होमोजाइगस होता या तो सारे एक्सोन होते या सारे इंट्रोन होते तो भी ठीक था। फंक्शन और फंक्शन की तो बात बाद में आती है। तो ये आपका HNRNA हो जाता है, यानी कि इसके अंदर एक्सोन प्लस इंट्रोन दोनों ही पोर्शन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुई बात? अब इसको दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहले हम ऊपर देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, वैसे बता देता हूं मैं आपको। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, रिवीजन में एक बार ले लेता हूं। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपका वो डीएनए का सेगमेंट जिससे एमआरएनए बनता है, तो वो पूरी प्रोसेस जो डीएनए से एमआरएनए में डिकोड होने वाली होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे सेंट्रल डोग्मा था, सेंट्रल डोग्मा के अंदर डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी जो आपकी ट्रांसफर ऑफ कोडिंग है, इंफॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब जो डीएनए से आरएनए का बनना होता है, सेंट्रल डोग्मा का फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो पोर्शन ऑफ डीएनए होता है जो आगे जाके एमआरएनए बनाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट होती है इसके 3 पोर्शन होते हैं, एक प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा हमारा होता है टर्मिनेशन। उसके बाद जो हमारा प्रमोटर होता है, प्रमोटर वो पोर्शन होता है जहां से प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, स्टार्ट होती है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल वो पोर्शन, वो सेगमेंट है जहां पर हमारे एक्चुअली पार्टिसिपेट करने वाले जीन प्रेजेंट होते हैं, जिनसे एमआरएनए बनेगा, जिसके अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों टाइप के जीन होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल। तो नॉन फंक्शनल और फंक्शनल दोनों जीन होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इनिशिएशन की। इनिशिएशन वो पोर्शन है जहां पर हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है, उसको एक इनिशिएशन साइट का मतलब इनिशिएशन साइट को वो रिकॉग्नाइज करता है। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करता तो वहां पर हमारे पास एक सिग्मा फैक्टर होता है। ये सिग्मा फैक्टर हमारे इस इनिशिएशन या प्रमोटर साइट पर आता है, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करता है, और वहां पर टाटा बॉक्स भी होता है अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं, और वहां पर प्रिग्नो बॉक्स भी होता है अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं। ये प्रमोटर साइट पे होते हैं जो रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब रिकॉग्निशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टाटा बॉक्स, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो वहीं पर से हमारी इनिशिएशन स्टार्ट होती है। अब वहां पर जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये 2 स्ट्रैंड के बीच में जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बबल्स बनता है। अब ये जो बबल बनेगा हमारा, इसी बबल के ऊपर जो ये बबल हमारा बना है, इस बबल के ऊपर इनिशिएशन साइट तो है, प्रमोटर साइट तो है, लेकिन वो प्रमोटर साइट कौन डिसाइड करेगा? वो जो हमारा ये लगा जो सिग्मा फैक्टर हमारा आएगा, जो इनिशिएशन फैक्टर हमारे हैं, जिस साइड इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे वही आपकी प्रमोटर साइट होगी। यानी कि प्रमोटर साइट को जो इनिशिएशन फैक्टर होते हैं हमारे या सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है ना, ये डिसाइड करते हैं। ये कोई भी हो सकती है, ये आपके कोडिंग और जो आपका टेम्पलेट स्टैंड है उसको ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद अब इनिशिएशन यहाँ पे हो जाती है। अब जब इनिशिएशन स्टार्ट होती है, अब जो हमारा सिग्मा फैक्टर था उसका काम था सिर्फ रिकॉग्नाइज करना प्रमोटर साइट को और इनिशिएट करवाना। अब इनिशिएशन हो जाती है, अब जो सिग्मा फैक्टर है उसका कोई काम नहीं रहता, वो रिलीज हो जाता है। अब ये जो हमारा कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज का, ये धीरे 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 करके मूव करता रहता है फ्रॉम इनिशिएशन टू द टर्मिनेशन थ्रू द स्ट्रक्चरल जीन। अब जो स्ट्रक्चरल जीन है जिसके अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों जीन हमारे प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे क्या होते हैं? डिकोड होते हैं एमआरएनए की फॉर्म में। अब वो एमआरएनए कैसे बनता है? अब जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज था जिसने ब्रेक डाउन किया था हाइड्रोजन बॉन्ड को डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, एक्चुअली में अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमारे कुछ आरएनटीज प्रेजेंट होते हैं, आरएनटीपीज होते हैं, यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं। अब ये क्या करते हैं? राइबो, जैसे मान लो ऊपर ए है,
जो टेम्पलेट रीजन है उसमें ए है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या जुड़ना चाहिए, टी जुड़ना चाहिए, लेकिन ये तो आरएनए है तो वहां पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो यूरेसिल जब आएगा तो एक तो जो हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, एक तो ये यूरेसिल को लेके आएगा, वहां ये काम होता है। दूसरा जो ट्राइफॉस्फेट होता है, वहां तो फॉस्फेट एक ज्वाइंट करना है हमने, ठीक है ना, लेकिन जब एक फॉस्फेट हमने ज्वाइन करा तो दो फॉस्फेट एक्स्ट्रा रह गए, तो वो दो फॉस्फेट हमारे एज ए एनर्जी सोर्स यूज हो जाते हैं, तो दोनों फंक्शन यहाँ पे होते हैं। क्लियर होगा। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज के दो फंक्शन हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ताकि डीएनए आगे खुलता रहे, और जो न्यूक्लियोटाइड्स थे हमारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स थे उनको जोड़ते रहना, यानी कि जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं उसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं उनको जोड़ते रहना। ऐसे करते 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 हमारा पूरा स्ट्रक्चर जीन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा एमआरएनए अच्छा खासा बन जाता है। अब जब एमआरएनए अच्छा खासा बन जाता है तो एक ऐसी पर्टिकुलर साइट आती है जहां पर एमआरएनए का बनना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, प्रोसेस ही खत्म हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेशन प्रोसेस। अब जो टर्मिनेटर साइट होती है वो ऐसी साइट होती है जहां से आगे हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती। वहां पर एक अगर आरएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज कर लेता तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए वहां पर एक रोहो फैक्टर होता है। रोहो फैक्टर टर्मिनेटर साइट के ऊपर उस कोर एंजाइम के साथ जुड़ के एज ए रिलीजिंग फैक्टर काम करता है, और वहां से एमआरएनए को क्या करवा देगा, वो रिलीज करवा देगा। जैसे यहाँ पे उसने क्या कर दिया, एमआरएनए को रिलीज करवा, तो हमारा एमआरएनए रिलीज हो गया। जैसे जैसे एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है तो एमआरएनए की साइट कौन सी होती है, बनने का जो पहला स्टैंड होता है वो 5 होता है। तो जैसे डीएनए बनना स्टार्ट करता है ना, वो सॉरी एमआरएनए बनना स्टार्ट करता है, तो ठीक उसी टाइम उसके ऊपर कैपिंग आ जाएगी, जो 5 एंड है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, 7 मिथाइलिन ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट उसके ऊपर ऐड हो जाएगा, जो एज ए हेड काम करेगा। उसके बाद जब ये एमआरएनए रिलीज हो जाता है वहां से डीएनए वाले पोर्शन से रिलीज हो जाएगा, तो उसका जो लास्ट पोर्शन है जो हमारा 3 प्राइम एंड है वो फ्री रहेगा। उसके ऊपर भी ए मतलब एडेनिन 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 की एक पोली एडेनाइलेशन हो जाएगा, वहां पे एडेनाइलेशन हो जाएगा 200 से 300 ए वहां पे लग जाएंगे, उसको हम बोलते हैं टेलिंग। तो ये हमारी हो गई कैपिंग, ये हमारी हो गई टेलिंग। अब जो स्प्लिट जीन था वो मैंने आपको बता दिया। अब जब स्प्लिट जीन नॉन फंक्शनल है तो एमआरएनए के अंदर भी तो कुछ नॉन फंक्शनल पार्ट बनेंगे, उनको आप बोलते हो इंट्रोन, और जो फंक्शनल पार्ट होते हैं उसको आप बोलते हो एक्सोन। अब ये इंट्रोन एक्सोन ये ऐसे चलते रहते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एच एन आर एन ए। आरएनए तो है ये, ठीक है ना, मैच्योर नहीं है तो क्या हुआ, तो इसको बोलते हैं हम एच एन आर एन ए, ठीक है ना, हेटेरोन्यूक्लियस राइबोन्यूक्लिक एसिड ये बोलते हैं। अब क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगी, यानी कि मैच्योर करना है, इसको मॉडिफिकेशन करना है। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका एमआरएनए है ना, जो एमआरएनए है सॉरी आरएनए है, नोट एमआरएनए, जो आरएनए है उस आरएनए के अंदर जो इंट्रोन है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, उसको रिलीज करना ही स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको तुम बोलते हो स्प्लाइसोसोम या कम्प्लेक्स बोल देते हैं। वो कम्प्लेक्स एक्चुअली में ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स का होता है कम्प्लेक्स, जो इस इंट्रोन को पहले धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको अपने आपस में से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। राउंड लाइक स्ट्रक्चर में जो इंट्रोन है वो बाहर आ जाती है। जैसे अगर मैं रस्सी को ऐसे ले लूं तो वो रस्सी ऐसे होती रहती है और लास्ट में दोनों सिरे बाइंड हो जाते हैं, तो ये ऐसे एक राउंड लाइक यानी कि इंट्रोन बाहर निकल जाता है, एक्सोन एक्सोन जुड़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। इसके लिए लाइगेज एंजाइम यूज किया जाता है, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होते हैं, जो इसको बीच से कट करते हैं। और ज्वाइंट करने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं इसके अंदर, लाइगेज एंजाइम होते हैं, यहां पर होते हैं। नेक्स्ट वन, जब ये स्प्लाइसिंग हमारी हो जाती है, स्प्लाइसिंग के अंदर पता लगा 2 एंजाइम यूज होते हैं, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और हमारा लाइगेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज जो मॉलिक्यूलर सीजर जो कट करने में काम आता है, और लाइगेज एंजाइम जो ज्वाइन करता है 2 अलग अलग जो हमारे स्ट्रैंड बच गए, उन दोनों स्ट्रैंड को आपस, स्ट्रैंड तो नहीं कहोगे तुम यहाँ पर, यानी कि जो हमारी ये एक सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, जैसे ये कट गया इन दोनों को जोड़ दिया, ये कट गया इन दोनों को जोड़ दिया, तो इस एक स्ट्रैंड के जो पीसीज बनेंगे, जो फ्रेगमेंट बने हैं एक्सोन एक्सोन के, उन आपस में जोड़ने के काम आता है हमारा लाइगेज। उसके बाद हमारा जब एक्सोन बाहर निकल गए तो हमारा जो ये एमआरएनए है ये फुली मैच्योर हो गया है। अब ये फंक्शनल एमआरएनए है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं पेंडिंग है जो हमारे काम ना आती हो। तो ये कैपिंग, ये टेलिंग हो गया, देन ये मैच्योर आरएनए हो गया। ट्रांसलेशन की प्रोसेस, क्योंकि मैच्योर आरएनए अब ये न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा। जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो ये राइबोसोम को सर्च करेगा। राइबोसोम का कैसे पता लगेगा, राइबोसोम जो ये वाला है हमारा,
जो कैपिंग वाली स्ट्रक्चर है, कैपिंग और टेलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि ये डिग्रेड ना हो। साइटोप्लाज्म में अलग पीएच हो सकता है, टेम्परेचर वेरी हो सकता है, आरएनएज एंजाइम हो सकते हैं। आरएनएज एंजाइम तो उसको तो वो डाइजेस्ट कर देंगे, वो तो है ना, वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो डाइजेस्ट कर देंगे। ताकि वो इसको डाइजेस्ट ना कर पाए, इसके लिए हम इसकी कैपिंग और टेलिंग करते हैं। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा तो जो ये इसका हेड वाला पोर्शन होता है हमारा 7 मिथाइलिन गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सर्च करता है राइबोसोम की स्मॉलेस्ट या स्मॉल यूनिट को। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर ये सर्च करेगा हमारा 30S आरएनए को, और अगर मैं बात करता हूं उसकी यूकैरियोटिक की, तो वहां पे ये करेगा 40S जो यूनिट है राइबोसोम की, उसको ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में ट्रांसलेशन की प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। ये वाला पोर्शन दोबारा रिकैप कर लेते हैं। जो ये वाला है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इसके अंदर ये 3 पोर्शन है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन एंड टर्मिनेशन। जो 5 एंड टू 3 एंड या 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो आपका पोलैरिटी है वो कोडिंग स्ट्रैंड की होती है। कोडिंग स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। कोडिंग स्ट्रैंड कभी भी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर कोडिंग स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है तो इसको हम कोडिंग ना कह के इसको हम टेम्पलेट कह देंगे और कोडिंग इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अब कौन सा कोडिंग और कौन सा टेम्पलेट बनेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रमोटर है, साइट है, या फिर इनिशिएशन की प्रोसेस है, सिग्मा फैक्टर है, वो कहाँ आके बाइंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि ये प्रमोटर साइट जिंदगी भर यही प्रमोटर साइट है, ऐसा नहीं है। यानी कि जहां भी आपका जो इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर हमारा सिग्मा फैक्टर आना आके बाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, वही आपका प्रमोटर साइट हो जाएगी। वो कहीं भी हो सकती है। वो जैसे मान लो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान लो 3 का 5, तो 5 यहां से भी तो 5 to 3 जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ को, अगर ये 3 है तो यहाँ भी तो 5 हो सकता है, वो भी तो इस साइड जा सकता है। तो ये किसी भी साइड मूवमेंट कर सकती है, लेकिन करेगी एक साइड। वो डिपेंड करता है हमारा सिग्मा फैक्टर कहाँ आके, इनिशिएशन फैक्टर कहां आके हमारा बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो कोड होगा, जिसका कोड किया जाएगा, जिसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाएगा, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड मानते हैं। जिसकी नहीं की जाती उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड मानते हैं। तो ये इस तरीके का था। जहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। जो पॉइंट इसमें प्रॉब्लम होती है वो सारे पॉइंट मैंने बता दिए, और कोडिंग स्ट्रैंड को ही हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, माइलस्टोन इसी को मानते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।